हेलो दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ आपकी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं असल में आपकी जिंदगी की वजह से नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की वजह से है। हम सोचते हैं कि हमें दुख देता है असफलता, टूटा हुआ रिश्ता, पैसों की कमी या भविष्य का डर, लेकिन सच्चाई शायद इससे भी ज्यादा अजीब है। अक्सर जीवन हमें सिर्फ एक चोट देता है और हम खुद को 10 और चोटें दे देते हैं। हम अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं, भविष्य से डरते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि जीवन कठिन है। लेकिन अगर सच में दुख का बड़ा हिस्सा हम खुद बना रहे होते हैं तो क्या हो अगर खुशी कोई चीज है ही नहीं जिसे पाया जा सके? क्या हो अगर जीवन का रहस्य खुशी के पीछे भागना नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से समझना हो? क्या हो अगर आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें समझनी हो कि आपका मन कैसे काम करता है, आपका दुख कैसे पैदा होता है और आपकी आदतें आपकी पूरी जिंदगी कैसे बनाती है। आज हम इस किताब में इन्हीं सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। हम सीखेंगे कैसे वर्तमान में जीना है, कैसे अपने ही बनाए हुए दुख से मुक्त होना है, कैसे अपनी सोच को समझना है और कैसे छोटी आदतें धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती है। और शायद इस वीडियो के अंत तक आपको ये एहसास हो जाए कि जिंदगी उतनी कठिन नहीं है जितनी हम उसे बना लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लाइफ इज जस्ट अ सीरीज ऑफ प्रेजेंस मोमेंट। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ आज में सिमटी हो तो क्या आप इसे अलग तरह से जीते? और अगर सच में सिर्फ यही पल आपके पास है तो आप अभी क्या बदलेंगे? एक सवाल जो हमेशा उठता है कि हमारा मन आखिर भागता क्यों है? ध्यान दीजिए, आपका मन अभी कहाँ है? अक्सर हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं, काश मैंने वो गलती न की होती, या भविष्य की चिंता में। अगर ऐसा हो गया तो मान लीजिए आप सुबह देर से उठते हैं और आपको पहले पछतावा होता है कि मैंने अलार्म को क्यों स्नूज किया, और फिर चिंता कि अब बॉस क्या कहेगा लेट हो जाने की वजह से। लेकिन ध्यान दीजिए, उस समय भी आप अभी में कुछ कर सकते थे। आप जल्दी तैयार होकर जल्दी से घर से निकलकर उस मोमेंट में सुधार कर सकते थे। याद रहे, जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है और अतीत केवल पुराने वर्तमान पलों का संग्रह है और भविष्य आने वाले वर्तमान पलों का अनुमान। फिर भी हम उसी चीज को अनदेखा करते हैं जहां सच में हमारी ताकत है। समस्या ये नहीं कि हम ये मान बैठे हैं कि जीवन कठिन है, समस्या ये है कि हम गलत जगह जी रहे हैं। जब हम अतीत में अटकते हैं तो हमें मिलता है सिर्फ पछतावा, जब हम भविष्य में भागते हैं तो हमें मिलती है चिंता। दोनों ही जगहों पर हमारी कोई शक्ति नहीं है। मान लीजिए 30 दिन बाद आपको एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जमा करना है। अगर आप हर दिन सोचते रहे इतना काम कैसे होगा, तो आपके सीने में हल्की घुटन होने लगेगी, कीबोर्ड की टक टक की आवाज के बीच बेचैनी होगी और दिमाग में अव्यवस्थित विचार घूमते रहेंगे। लेकिन आपने अभी एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा। हम सोचते हैं कि ज्यादातर सोचने से समस्या हल होगी, बल्कि असलियत में ज्यादा सोचने से समस्या बढ़ने लगती है और यही मानसिक जाल हमें थका देता है। लेकिन अगर आप अभी इस पल में बैठकर सिर्फ एक छोटा कदम उठाएं तो ऊर्जा बदल जाती है। वर्तमान में रहना कोई जादुई विचार नहीं है, ये एक अभ्यास है। तो सवाल है, इसे कैसे करें? तो लेखक कहते हैं, जब भी दिमाग भटके खुद से पूछें, मैं अभी क्या कर सकता हूँ? अपनी सांस पर ध्यान दें, हवा के अंदर जाने बाहर आने की प्रक्रिया पर ध्यान दें, अपने आसपास देखें, कमरे की रोशनी को, पंखे की हल्की आवाज को महसूस करें। ये छोटे छोटे संकेत आपको याद दिलाते हैं जीवन यही है। जब आप वर्तमान में काम करते हैं तो आप नियंत्रण को वापस पा लेते हैं और धीरे धीरे एंजाइटी कम होने लगती है। वर्तमान में जीना भागना नहीं है, ये जिम्मेदारी लेना है। आप अतीत नहीं बदल सकते, आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अभी एक निर्णय ले सकते हैं। जब आप अब को जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो केंद्रित हो जाती है और यही बदलाव आपकी खुशी, मानसिक शांति और प्रगति की नींव बनता है। आज पूरे दिन कम से कम 3 बार रुककर खुद से पूछें, मैं अभी इस पल में जी रहा हूँ या अतीत में, भविष्य में या वर्तमान में? लेकिन अगर दर्द खुद अभी में हो तो क्या सिर्फ वर्तमान में रहना ही काफी है, या हम अपने ही घावों पर और तीर चला रहे होते हैं? अगले अध्याय में हम समझेंगे कि हम अपने दर्द को कैसे 2 गुना कर देते हैं। चैप्टर 2, 1 हार्ट्स इनफ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी एक गलती के बाद आप खुद को बार बार सजा देते रहते हैं, जैसे जीवन के एक तीर मारा और आपने खुद पर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा चलाना शुरू कर दिया? ठहरिए, क्या सच में दर्द इतना बड़ा था या हमने उसे बड़ा बना दिया? जरा एक दृश्य को याद कर उसकी कल्पना कीजिए। आपका पैर अचानक मेज से टकराता है, एक तेज झंझनाहट पैर में दूर पड़ती है, जैसे नसों में बिजली दौड़ गई हो। ये एक पहला तीर है। अब सोचिए, आप खुद से कहते हैं, मैं इतना बेवकूफ हूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? फिर गुस्सा आता है, फिर झुंझलाहट आती है और फिर पूरे दिन का मूड
खराब हो जाता है। ये दूसरा तीर है। जीवन का पहला तीर असफलता, रिजेक्शन, चोट, परीक्षा में कम नंबर का आना और रिश्तों का टूटना। ये अक्सर हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन दूसरा तीर वो पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। पहला तीर शरीर या परिस्थिति पर लगता है और दूसरा तीर हमारी सोच पर। मान लीजिए कोई इंटरव्यू में असफल हो गया। पहला तीर जॉब नहीं मिली, दूसरा तीर मैं लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है, सब मुझसे आगे निकल गए। रात के सन्नाटे में पंखे की हल्की आवाज आती है और दिमाग में वही विचार बार बार घूमते रहते हैं। यही मानसिक पुनरावृत्ति असली पीड़ा को लंबा कर देती। हम महीनों तक एक टूटे रिश्ते को दोहराते रहते हैं, हर बातचीत को याद करते हैं, हर शब्द को फिर से सुनते हैं जैसे अंदर कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बज रही हो। असल में पहला तीर कुछ समय बाद खुद ही शांत हो जाता है, लेकिन हम दूसरा तीर रोज मारते रहते हैं, गिल्ट में, रिग्रेट में, ओवरथिंकिंग के रूप में। और सबसे बड़ी विडंबना, दूसरा तीर ऑप्शनल होता है। यहाँ समझने की सबसे बड़ी बात है कि पेन और सफरिंग अलग चीजें हैं। पेन घटना का एक रूप है और सफरिंग घटना के बारे में हमारी कहानी। जब हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, हम वास्तविक में लड़ रहे होते हैं और रेजिस्टेंस ही दर्द को लंबा करता है। कल्पना की आपका दिल टूटा है, सीने में भारीपन है, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। अब आप दो रास्ते चुन सकते हैं। पहला, ये क्यों हुआ, मैं बदकिस्मत हूँ। और दूसरा, हाँ ये दर्द है, मैं इसे महसूस करूंगा लेकिन इसे अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। और दूसरा रास्ता हीलिंग की शुरुआत है। जब हम दर्द को स्वीकार करते हैं बिना किसी कहानी को जोड़े तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। याद रहे, जीवन में तीर आते रहेंगे। कोई अपमान करेगा, कोई योजना को फेल कर देगा या कोई योजना अपने आप फेल हो जाएगी, कोई अपना छोड़कर चला जाएगा। लेकिन असली ताकत इस बात में है कि हम दूसरा तीर चलाते हैं या नहीं। लेखक कहते हैं कि जब अगली बार कुछ बुरा हो तो ठहरिए, लंबी सांस लीजिए, अपने शरीर की सेंसेशन को महसूस कीजिए, अपने दिल की धड़कन को, हथेलियों की गर्माहट, गले का कसाव को, और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं अभी दूसरा तीर चला रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बस रुक जाइए, दर्द को सहन कीजिए लेकिन सफरिंग को खत्म कीजिए। आज जब भी कोई छोटी सी असुविधा हो, जानबूझकर खुद को जज मत कीजिए। सिर्फ 60 सेकंड के लिए उस भावना को बिना कहानी के महसूस करिए। लेकिन अगर दर्द सिर्फ दूसरे तीर से नहीं बल्कि हमारे रेजिस्टेंस से पैदा होता है तो क्या होगा अगर हम रेजिस्टेंस छोड़ दें? अगले अध्याय में हम जानेंगे क्या असली दर्द वही है जो हम खुद बनाते हैं। Chapter 3, The philosophy of Stoicism argues the idea that the only pain you really suffer is the one you create yourself. क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ आपकी जिंदगी का ज्यादातर दर्द किसी घटना से नहीं बल्कि उसके खिलाफ आपकी लड़ाई से पैदा होता है। अगर आप बदल न सकने वाली चीजों से लड़ना छोड़ दें तो क्या आपका आधा तनाव उसी पल खत्म हो सकता है? स्टोइसिज्म नाम की प्राचीन दर्शन शास्त्र की धारा एक साहसिक विचार देती है कि असल पीड़ा वो ही है जो हम खुद बनाते हैं। घटनाएं अपने आप में तटस्थ होती है, बारिश होती है, ट्रैफिक लगता है, कोई हमें रिजेक्ट करता है तो कोई योजना फेल हो जाती है। लेकिन असली दर्द तब पैदा होता है जब हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। यानी घटना नहीं, उसका विरोध हमें तोड़ता है। कल्पना की आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप सड़क के किनारे खड़े हैं, दूर से हॉर्न की आवाज, तेज धूप और माथे पर पसीने की परत। घटना क्या है? टायर का पंचर होना। और दूसरी परत, मेरी किस्मत ही खराब। तीसरी परत, अब पूरा दिन बर्बाद हो गया। यहीं से मानसिक दर्द शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि हमारा मन हमेशा दो दिशाओं में भटकता है, या तो अतीत को बदलने की कोशिश करता है या भविष्य के नियंत्रण करने की। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में और कुछ नहीं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन दोनों को मिला देते हैं। जैसे मौसम का खराब होना या ना होना हमारे नियंत्रण में नहीं है, लोगों की राय पर हमारा नियंत्रण नहीं है, अतीत भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी उस पर प्रतिक्रिया, हमारी उस पर सोच और हमारा उस पर अगला कदम, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो निराशा जन्म लेती, और जब हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना भूल जाते हैं तो वही निराशा पीड़ा में बदल जाती है। स्टोइसिज्म की विचारधारा हमें सिखाती है कि स्वीकार करो, हार मत मानो, क्योंकि परिस्थिति को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, ये वास्तविकता को पहचानना है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। अगर आप कहते हैं मैं बेकार हूँ तो आप अपनी पहचान को चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं ये परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं था, मेरी तैयारी और अगला प्रयास मेरे नियंत्रण में, तो शक्ति वापस आपके हाथ में
आ जाती है। स्टोइक सोच पूर्व नियत विचार को भी छूती है। कई घटनाएं कारणों की श्रृंखला से होती है। याद रहे, हर चीज आपके खिलाफ साजिश नहीं है। जब हम हर घटना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं तो हम मानसिक रूप से थक जाते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ये भी जीवन का हिस्सा है तो मन हल्का हो जाता है। जब आप समझ लेते हैं कि घटना बाहरी है और प्रतिक्रिया आंतरिक, तो अचानक आपको एहसास होता है आप पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। क्रोध कम होता है, दोष देना बंद होता है, मन शांत होने लगता है। सुबह उठकर अगर आप सोचते हैं आज जो भी होगा मैं उसे संभाल सकता हूँ, तो दिन अलग महसूस होता है। यही स्टोइक स्वतंत्रता है कि बाहरी दुनिया चाहे बदलती रहे, आपका मन स्थिर रहे। और शायद शांति का असली रहस्य यही है। आज ऐसी घटना लिखिए जिसने आपको परेशान किया और फिर 2 कॉलम बनाइए। क्या वो मेरे नियंत्रण में था, क्या वो मेरे नियंत्रण में नहीं था, और फिर सिर्फ पहले कॉलम पर काम की। लेकिन अगर दर्द का बड़ा हिस्सा हमारे प्रतिरोध से आता है तो क्या सिर्फ अपने विचारों को देखना ही हमें आजाद कर सकता है? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अपने मन का निरीक्षक कैसे बने। चैप्टर 4, यू कैन फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पेन बाय कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग योर माइंड एंड नॉट जजिंग योर थॉट्स। क्या आपने कभी गौर किया है आपका मन दिन में कितनी बार बिना पूछे बोलना शुरू कर देता है? एक छोटी सी गलती और अंदर से आवाज आती है तुमसे कुछ सही नहीं होता। कोई आपको अनदेखा कर दे और मन तुरंत कहानी बना देता है, शायद मैं ही पर्याप्त नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ दर्द से मुक्त होने का रास्ता दर्द मिटाने में नहीं बल्कि अपने मन को देखने में छुपा है। यह अध्याय आपको एक ऐसी शक्ति देगा जहाँ आप अपने विचारों से मुक्त होंगे। आप अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि उनके निरीक्षक बनेंगे। एक क्षण के लिए ठहरिए। अभी इस समय आपके मन में कौन सा विचार चल रहा है? शायद मैं ये सही समझ रहा हूँ या मुझसे इससे क्या फायदा होगा? अब खुद से पूछिए मेरा अगला विचार क्या होगा? अजीब है ना, जैसे आप ये सवाल पूछते हैं कुछ पल के लिए विचार रुक जाते हैं, मानो मन पकड़ा गया हो। यही है पहला रहस्य। जब हम अपने विचारों को देखने लगते हैं तो हमें उनसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। आप विचार नहीं है, आप वह है जो विचारों को देख रहा है। ये समझ ही आजादी की शुरुआत है। लेखक कहते हैं कि हमारा अधिकतर जीवन ऑटो पायलट पर चलता है। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन की चमक, नोटिफिकेशन की आवाज और उंगलियां खुद ब खुद नोटिफिकेशन खोल देती है। कोई आलोचना करे और भीतर गर्मी सी उठती है, छाती में कसाव सा होता है और तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है। हम सोचते नहीं, हम बस प्रतिक्रिया देते हैं। समस्या विचार नहीं है, समस्या है उनसे चिपक जाना। इसे ऐसे समझिए, आपने किसी प्रेजेंटेशन में गलती कर दी। पहला दर्द हल्का सा शर्मिंदगी का झटका, लेकिन फिर मन शुरू करता है कि सब सोच रहे होंगे मैं बेकार हूँ, मेरा कैरियर खत्म, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। देखा, एक छोटी घटना और मन ने एक पूरी फिल्म बना दी। यही मानसिक पीड़ा है और ये ज्यादातर हम खुद बढ़ाते हैं। इसके समाधान के लिए लेखक 2 तरीके देते हैं। पहला, अगला विचार पूछो। दिन में कई बार खुद से पूछें मेरा अगला विचार क्या होगा। यह सवाल मन को रोक देता है, जैसे तेज भागती गाड़ी पर अचानक ब्रेक लग गए हो। आप महसूस करेंगे मन शांत होने लगता है। दूसरा, जज मत करिए। अगली बार जब आप गलती करें अंदर की आवाज कहेगी तुम मूर्ख हो, बस सुनिए, लेकिन प्रतिक्रिया मत दीजिए। नहीं उससे लड़िए, न उसे दबाइए, बस कहिए मैं देख रहा हूँ कि मेरे मन में ये विचार आया है। इतना कहना ही पर्याप्त है। जब आप विचार को जज नहीं करते वो अपनी ऊर्जा खो देता है। जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं तो आत्म आलोचना कम होती, भावनाएं स्थायी नहीं लगती। प्रतिक्रिया देने की जगह आप प्रतिक्रिया चुनते हैं। आपको समझ आता है कि विचार आते हैं जाते हैं, जैसे आसमान में बादल। याद रहे, आप आसमान हैं, बादल नहीं। और जैसे ही ये समझ गहराती है दर्द कम होने लगता है। आप महसूस करेंगे मैं अपने मन का मालिक हूँ। आज एक काम कीजिए, दिन में 3 बार खुद से पूछिए अभी मेरे मन में क्या चल रहा है और 10 सेकंड सिर्फ देखिए बिना उसे जज किए। लेकिन अगर हमारे विचार ही नहीं हमारी भावनाएं भी हमें नियंत्रित कर रही हो तो? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भावनाओं को शांत कैसे करें बिना उन्हें दबाए। चैप्टर 5, क्विट द इंटरनल रेस एंड प्रैक्टिस कंपोजर एवरी डे। क्या आपने कभी गौर किया है जब आप बहुत खुश होते हैं तो भी मन शांत नहीं रहता, और जब आप दुखी होते हैं तब भी अंदर तूफान चलता है? क्या हो अगर असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाए रखने में हो? जब कोई कहता है खुद को संभालो तो हम क्या करते हैं? हम मुस्कान छुपाते हैं, गुस्से को दबाते हैं, आंसू रोक लेते हैं। हमें सिखाया गया है कि अपनी भावनाओं को मत दिखाओ, लेकिन असली सच्चाई उल्टी है। आपको भावनाएं दबानी नहीं है बल्कि उन्हें पूरी तरह महसूस करना है बिना उन्हें खोए। मान लीजिए आपको अचानक एक ईमेल आता है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में चयनित हो गए हैं। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती, कानों में
खून की सरसराहट सी होती है और स्किन की नीली रोशनी चमक रही है। आप उछलना चाहते हैं, लेकिन सवाल है, क्या आप उस खुशी को महसूस करके आगे बढ़ सकते हैं या वही खुशी अगले लक्ष्य की भूख बन जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि दर्द ही समस्या है, लेकिन सच ये है कि अत्यधिक खुशी भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। जब हम बहुत ही सफल होते हैं तो मन कहता है मुझे और चाहिए, मैं सबसे ऊपर हूँ, और यहीं से शुरू होती है रैट रेस। एक सफलता के बाद दूसरी, फिर तीसरी, और फिर तुलना और बेचैनी। उसी तरह जब हम असफल होते हैं, मन तुरंत लेबल लगा देता है, मैं बेकार हूँ, मुझे ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। दोनों ही स्थिति में हम भावनाओं से चिपक जाते हैं और यही चिपकाव हमारी शांति छीन लेता है। कंपोजर यानी भावनाओं को उजागर करना एक रीसेट बटन है। जब आप बहुत खुश हो तो कुछ पल रुकिए, आंखों को बंद कीजिए और अपने छाती में उठती गर्माहट को महसूस कीजिए। अपनी सांसों की आवाज को सुनिए, फिर खुद से कहिए कि ये भी गुजर जाएगा। और जब आप दुखी हो, आपके गले में कसाव हो, पेट में भारीपन हो, कमरे की हवा ठंडी और बोझिल लगे, तब भी वही प्रतिक्रिया की कि ये पल भी गुजर जाएगा। भावनाओं को आने दीजिए, उसे पहचानिए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। यही है माइंडफुल अवेयरनेस। याद रहे, भावनाएं मेहमान हैं, आप घर के मालिक हैं। जब आप खुशी में बहते नहीं और दुख में टूटते नहीं, तब आप भावनात्मक रूप से स्थिर बनते हैं, और यही स्थिरता आप बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, रिश्तों में परिपक्व बनाती है और सफलता के बाद भी जमीन से जोड़े रखती है। जीवन एक सी शो की तरह है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, लेकिन अगर आपका केंद्र स्थिर है तो बाहरी झूलों से फर्क नहीं पड़ेगा। आज जब भी कोई तीव्र भावना है, 30 सेकंड के लिए रुकिए, शरीर में उसका स्थान पहचानिए, बिना जजमेंट के उसे महसूस कीजिए। बस इतना ही, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ अवलोकन। लेकिन अगर हमारी पहचान ही हमारी चीजों, उपलब्धियों और मेरे शब्द से जुड़ी हो, तो क्या हम सच में कभी शांत रह पाएंगे? अगले अध्याय में हम सीखेंगे छोड़ने की कला। चैप्टर 6, वी कैन रिड्यूस सफरिंग इन लाइफ बाय नॉट एसोसिएटिंग ourselves with material objects। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपकी सबसे कीमती चीज, आपका फोन, आपकी गाड़ी, आपका घर अचानक गायब हो जाए, तो क्या आप भी अंदर से टूट जाएंगे? क्या हमारी पहचान सच में उन चीजों से जुड़ी है जिन्हें हम मेरा कहते हैं, या हम अनजाने में अपने दिल को उन वस्तुओं के साथ बांध देते हैं जो एक दिन टूटने, खोने या छिन जाने वाली है? आज हम उस अदृश्य जाल को पहचानेंगे जो हमें बांधता नहीं दिखता, पर हमें लगातार दुख देता रहता है। हम दिन में कितनी बार मेरा शब्द बोलते हैं? मेरा घर, मेरी कार, मेरा फोन, मेरा स्टेटस। हर बार जब हम मेरा कहते हैं, हम उस चीज को अपनी पहचान का हिस्सा बना देते हैं। धीरे धीरे वो वस्तु सिर्फ चीज नहीं रहती, वो मैं बन जाती। कल्पना कीजिए, आप अपनी नई कार के पास खड़े हैं, चमकती हुई धूप उसकी बॉडी पर चमक रही है, और अचानक कोई खरोच लगा दे और आपके सीने में चुभन महसूस हो। असल में खरोच कार पर लगी है, पर दर्द आपको हुआ है। यही अटैचमेंट है, जहाँ वस्तु और पहचान की रेखा धुंधली हो जाती है। इस दुनिया की एक सच्चाई है, सब कुछ अस्थायी है। कपड़े घिसेंगे, फोन पुराना होगा, रिश्ते बदलेंगे, शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन जब हम अपनी पहचान इन सब से जोड़ लेते हैं तो हर बदलाव हमें नुकसान जैसा लगता है। मान लीजिए आपने सालों मेहनत करके एक महंगा गैजेट खरीदा, कुछ महीनों बाद नया मॉडल आ गया, आपके हाथ में वही डिवाइस है, पर अंदर हल्की बेचैनी, जैसे कुछ छिन गया हो। हमारी खुशी वस्तु से नहीं, तुलना से बन जाती है, और तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। यही रेट रेस है, जहाँ हम भागते रहते हैं बिना ये पूछे कि आखिर कहाँ पहुँच रहे हैं या कहाँ जाना है। लेखक कहते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क जंगल में इसलिए नहीं रहते कि वो दुनिया बुरी मानते हैं या उनके लिए दुनिया बुरी है, वे इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि उन्होंने ऑनरशिप इल्यूजन को समझ लिया है। छोड़ने का मतलब भाग जाना नहीं है, छोड़ने का मतलब है पहचान को वस्तुओं से अलग करना। आप घर में रह सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, सफल हो सकते हैं, लेकिन भीतर ये समझ रहे हैं कि ये सब मेरे अनुभव का हिस्सा है, मेरी पहचान नहीं। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, वीकेंड पर अपनी अलमारी खोलिए, अपने कपड़ों को हाथ में लीजिए, उनकी बनावट को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, अगर ये न रहे तो क्या मैं कम हो जाऊंगा? जवाब होगा नहीं, आप पहले भी थे, आप बाद में भी रहेंगे। अब एक मानसिक अभ्यास करिए, किसी ऊंची इमारत के सामने खड़े हो जाइए, उसे ऊपर देखिए। अब खुद को ऊपर से देखिए जैसे कोई पक्षी देख रहा हो, और फिर और ऊपर। आप ऊपर से देख रहे हैं, अब देखने पर शहर भी आपको
छोटा नजर आ रहा है, देश भी आपको छोटा नजर आ रहा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते अंतरिक्ष तक पहुंचते हैं, धरती एक नीली गेंद के समान नजर आ रही है। इस विशाल ब्रह्मांड में आप और आपकी चीजें बस एक छोटा बिंदु है। और फिर क्यों हम अपनी शांति को उन चीजों के हवाले कर दे जो क्षणिक है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप कह सकें मेरे पास चीजें हैं पर चीजों के पास मैं नहीं हूँ। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, अपने कमरे से 5 ऐसी वस्तुएं चुनिए जिनका आप उपयोग नहीं करते। उन्हें या तो दान करें या हटा दें और महसूस करें कि भीतर क्या हल्का हुआ। लेकिन अगर चीजों से अलग होना इतना आसान है तो फिर हम दूसरों की राय और अप्रूवल से क्यों चिपके रहते हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि आध्यात्मिक होना धर्म से अलग कैसे है और असली आंतरिक शक्ति कहाँ छुपी है। चैप्टर 7, यू डोंट हैव टू बी रिलीजियस इन ऑर्डर टू बी स्पिरिचुअल। क्या सच में शांति पाने के लिए किसी धर्म का हिस्सा बनना जरूरी है, या फिर आध्यात्मिकता एक ऐसी निजी यात्रा है जहाँ कोई लेबल, कोई पहचान, कोई नियम जरूरी नहीं, बस आपका दिल और आपकी सजगता का होना जरूरी है। अगर आप कभी ये सोचकर उलझे हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ तो क्या मैं आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता, तो आज ये अध्याय आपके लिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक कोई संस्था नहीं, ये एक अनुभव है, कोई पहचान नहीं, ये एक जागरूकता है। और शायद आप पहले से ही आध्यात्मिक हैं, बस आपको इसका एहसास नहीं है। चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं। हम एक ऐसे समाज में बड़े होते हैं जहाँ धर्म को आध्यात्मिकता का प्राय मान लिया जाता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, ग्रंथ, पूजा, प्रार्थना, ये सब आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम हो सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये एकमात्र रास्ता है? मान लीजिए सुबह की ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है, हल्की धूप की गर्माहट आपके हाथों पर गिरती है और आप कुछ पल के लिए बस होने का अनुभव करते हैं। क्या वो क्षण आध्यात्मिक नहीं? आध्यात्मिकता असल में उस जुड़ाव का नाम है जहाँ अपने भीतर से, दूसरों से और जीवन की गहराई से आप जुड़ते हैं। बहुत से लोग आध्यात्मिक होना चाहते हैं पर वे डरते हैं, अगर मैं किसी धर्म का पालन नहीं करता तो क्या मैं गलत हूँ? कुछ लोग धर्म से जुड़े रहते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं और कुछ लोग बिना किसी धार्मिक पहचान के भी गहरी करुणा और दया से भरे होते हैं। समस्या यहाँ लेबल की है। जब हम खुद को किसी पहचान में बांध लेते हैं तो हम अक्सर दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि मेरा तरीका सही है, तुम्हारा नहीं, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य विभाजन नहीं, जुड़ाव है। आध्यात्मिकता का अर्थ है जागरूकता, हाँ, अवेयरनेस, करुणा और दयालुता। आप ध्यान करते हैं या नहीं, मंदिर जाते हैं या नहीं, ये गौण है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हैं, क्या आप सच की तलाश करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रोज सुबह पार्क में बैठकर पक्षियों को दाना डालता है, कोई मंत्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, बस एक सच्ची मुस्कान और साझा हुई और की हुई रोटी की खुशबू, वही क्षण आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता से कम, अभ्यास से ज्यादा जुड़ी है। आप जो करते हैं वही आपकी आध्यात्मिकता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपना रास्ता खुद चुनिए। जीवन के बड़े प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, दुख का अर्थ क्या है, इनका कोई एक सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी के लिए प्रार्थना शांति देती है, किसी के लिए मौन, तो किसी के लिए सेवा और किसी के लिए प्रकृति। आध्यात्मिकता का सार ये है कि आप अपने भीतर के मूल्यों से जुड़ें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी और को ये अधिकार न दें कि वो तय करे कि आपका रास्ता क्या होना चाहिए। ये आपकी यात्रा है, इसे अपनाइए। आज अपने लिए 10 मिनट निकालिए और लिखिए, मेरे लिए आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है। फिर देखें क्या उसमें किसी लेबल की जरूरत है। लेकिन अगर आध्यात्मिकता लेबल से परे है तो फिर जीवन में होने वाले बदलावों और पीड़ा को कैसे स्वीकार करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जीवन की एकमात्र स्थायी चीज परिवर्तन है और उससे लड़ना हमें और दुखी क्यों बनाता है। चैप्टर 8, लाइफ ओनली कांस्टेंट इज चेंज। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में जो कुछ अभी स्थिर दिख रहा है, आपका रिश्ता, नौकरी, शरीर, पहचान, सब धीरे धीरे बदल रहा हो और आपको पता भी न चले, क्या होगा अगर बदलाव आपका दुश्मन नहीं बल्कि वही ताकत है जो आपको अगली ऊंचाई तक ले जाने वाली है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, सवाल ये है आप उससे लड़ने या उसके साथ चलने का तय करते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि दुख असामान्य है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। लेकिन सच ये है, दुख, अस्थिरता और बदलाव जीवन का हिस्सा है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि जीवन निरंतर परिवर्तन है और आज जो है वो कल नहीं रहेगा।
जो आज दर्द है वो भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारी आदत क्या है, हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं। जैसे रिश्ता टूट रहा हो फिर भी हम पुरानी यादों से चिपके रहते हैं, नौकरी में संतोष ना हो फिर भी सेफ जोन नहीं छोड़ते, उम्र बढ़ रही हो फिर भी पुराने रूप को पकड़कर बैठ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब कोई दरवाजा जोर से बंद होता है तो पहला भाव क्या आता है, झुंझलाहट। जब कोई कैशियर धीमा काम करता है तो चिड़चिड़ाहट होती है। जब रिश्ता खत्म होता है तो दिल टूटता है और साथ में आत्मसंदेह शुरू हो जाता है। समस्या घटना नहीं है, समस्या है हमारा रेजिस्टेंस। ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यही नहीं होना चाहिए था, मानसिक पीड़ा को बढ़ा देता है। कल्पना कीजिए आप एक नदी के बीच खड़े हैं और पानी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। थकान किससे आएगी, नदी से या आपके विरोध से? बदलाव का विरोध हमें थका देता है, हम शिकायत करते हैं, तुलना करते हैं, खुद को दोष देते हैं और यही मानसिक थकावट धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर करती है। याद रहे, अगर बदलाव निश्चित है तो उससे लड़ना क्यों? स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। जब कार का दरवाजा जोर से बंद हो आप कह सकते हैं ठीक है बंद हुआ, अब आगे क्या? जब रिश्ता टूटे आप कह सकते हैं इसे मैं कैसे लूं और इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। जब कोई योजना फेल हो तब कहें और सोचें अब मैं नया रास्ता कैसे बनाऊं। याद रहे, जीवन एक स्थिर फोटो नहीं है, ये एक चलती हुई फिल्म है। जब हम स्वीकार करते हैं कि दुख भी आएगा, खुशी भी जाएगी, लोग बदलेंगे, हम भी बदलेंगे, तब हम हल्के हो जाते हैं, जो है उसके साथ रहना सीखते हैं और यहीं से असली शांति शुरू होती है। बदलाव कोई दुश्मन नहीं है, वह जीवन का स्वाभाविक संगीत है। आप या तो उसके खिलाफ शोर मचा सकते हैं या उसकी लय में नृत्य कर सकते हैं। एक चैलेंज आज आपके लिए, आज अपने जीवन में चल रहे किसी एक बदलाव को चुनें और लिखें मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूँ। फिर लिखें अगर मैं इसे स्वीकार कर लूँ तो इसमें छिपा अवसर क्या हो सकता है। लेकिन अगर बदलाव को स्वीकार करना इतना महत्वपूर्ण है तो क्या आत्मविश्वास बनाने के लिए हमें फेक इट टिल यू मेक इट करना चाहिए या सच कुछ और है? अगले अध्याय में हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। चैप्टर 9, डोंट फेक इट until you make it। क्या आपने कभी खुद को किसी मीटिंग, रिश्ते या मौके पर जानकार दिखाने की कोशिश करते पकड़ा है, जबकि अंदर से आप डर रहे थे कि कहीं सच सामने ना आ जाए? क्या होगा अगर आत्मविश्वास दिखाने के बजाय सच बोलना ही असली आत्मविश्वास हो? लेखक की समय की एक लोकप्रिय सलाह है कि फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक आप बन न जाएं तब तक बनने का अभिनय करो। सुनने में ये मोटिवेशन लगता है, लेकिन जरा सोचिए अगर मैं हर समय दिखावा कर रहा हूँ तो क्या मैं खुद को ये संदेश नहीं दे रहा कि जैसा मैं हूँ वैसा काफी नहीं हूँ? ये आध्यात्मिक देखने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु ने एक बार कहा था, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं परिपक्वता है। जब हम कहते हैं मुझे नहीं आता, उस क्षण हम अपने अहंकार की दीवार में एक दरार डालते हैं और उसी दरार के अंदर से सीखने की रोशनी अंदर आती है। दिखावा करना आसान लगता है लेकिन अंदर से ये बहुत ही थका देने वाला है। कल्पना कीजिए आप किसी प्रेजेंटेशन में हैं, कमरे में एसी की हल्की आवाज, प्रोजेक्टर की नीली रोशनी दीवार पर पड़ रही है और आप सिर हिला रहे हैं जैसे कि सब कुछ समझ रहे हो, लेकिन अंदर दिल की धड़कन तेज है। क्यों? क्योंकि आप पकड़े जाने से डर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी सीमाएं छुपाते हैं, हम मदद मांगने से डरते हैं, हम सीखने के मौके खो देते हैं और धीरे धीरे हम अपने ही बनाए किरदार में फंस जाते हैं। ये हमें समुदाय से दूर कर देता है, क्योंकि कनेक्शन दिखावे से नहीं ईमानदारी से बनता है। सच्चा आत्मविश्वास ये नहीं कि मैं सब जानता हूँ, सच्चा आत्मविश्वास ये है कि मैं सीख सकता हूँ। जब आप कहते हैं मुझे इसमें मदद चाहिए तो आप दरअसल ये कह रहे होते हैं मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। ईमानदारी 3 चीजें देती है। पहली, समुदाय का सहयोग, लोग मदद करना पसंद करते हैं। दूसरा, आत्म जागरूकता, आप जानते हैं कि आपकी ताकत और कमजोरी क्या है। तीसरा, अंदरूनी स्थिरता, आपको कोई किरदार निभाना नहीं पड़ता। जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा दिखावे में नहीं सुधार में लगाते हैं। याद रहे, हर इंसान की कुछ सीमाएं होती है, हर कोई सब में परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है वो अपनी ताकत पर फोकस करता है, जहाँ जरूरत हो वहाँ सहयोग लेता है और धीरे धीरे अपनी पहचान भीतर से बनाता है। याद रखिए, नकली आत्मविश्वास शोर करता है, सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है, जैसे सुबह की हल्की धूप बिना शोर के पूरे कमरे को रोशन कर देती है। आज एक जगह चुनिए जहां आप सब
ठीक है बोलते हैं, वहीं सच बोलने की कोशिश करें। लेकिन अगर ईमानदारी इतनी शक्तिशाली है तो हम अपनी असली पहचान को बदल कैसे सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे हमारी मान्यताएं ही हमारे दुख को बढ़ाती या घटाती है। चैप्टर 10, सफरिंग इज इनविजिबल इन लाइफ बट दैट डजंट मीन यू शुड इंक्रीज इट। क्या आपने कभी सोचा है, दर्द तो सबकी जिंदगी में आता है, पर क्या हम खुद उसे और भी भारी बना देते हैं? जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा पत्थर आपके जूते में चला गया है। चलना मुश्किल है, पर आप जूता उतार कर पत्थर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते रहें क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो क्या दर्द कम होगा या और बढ़ेगा? जीवन में दुख आना तय है, लेकिन उसे पकड़कर बैठ जाना यह हमारा चुनाव है। आज हम समझेंगे कैसे हम अपने ही मूल्यों की गलत दिशा चुनकर अपने दुख को कई गुना बढ़ा देते हैं और कैसे उसे कम किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि जीवन कठिन है, रिश्तों में टूटन, असफलता, आर्थिक दबाव, बीमारी, ये सब मानव अनुभव का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमें सिर्फ परिस्थितियां दुखी करती है या हमारे चुनाव भी? अक्सर हम ऐसे मूल्यों का पीछा करते हैं जो बाहर से चमकदार दिखते हैं, जैसे पैसा, स्टेटस, लाइक्स, पार्टियां, भारी आकर्षण। हाँ, कुछ समय के लिए ये सब प्लेजर देता है, जैसे तेज म्यूजिक की आवाज, चमकती लाइट्स, हाथ में नया फोन की ठंडी चिकनाहट, पर अंदर खालीपन जस का तस रहता है। हम सोचते हैं बस थोड़ा और मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। यही सोच हमें अंतहीन दौड़ में धकेल देती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर सप्ताहांत पार्टी करता है, उसे लगता है यही खुशी है, लेकिन सोमवार सुबह सिर भारी, मन खाली और अंदर हल्की सी गलानी। या कोई व्यक्ति जो लगातार नए गैजेट्स खरीदता है, डब्बा खोलते समय तो प्लास्टिक की खुशबू, स्क्रीन की चमक, या कुछ दिनों बाद वही वस्तु सामान्य लगने लगती है। समस्या चीजों में नहीं है, समस्या है हम उनसे स्थायी संतोष की उम्मीद करते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि एक सीमा के बाद धन और सफलता हमारी वेलबींग पर कम प्रभाव डालते हैं, फिर भी हम उसे समझने का प्रयास नहीं करते और उसी दिशा में भागते रहते हैं। और जब अपेक्षाएं टूटती है, हम खुद को दोष देते हैं, दुख बढ़ता है। अब एक अलग ही दृश्य को सोचिए, एक महिला सप्ताहांत में अनाथालय में समय देती है, बच्चों की हंसी की आवाज, छोटे हाथों की गर्माहट को महसूस करती। वो थकती है लेकिन भीतर हल्की शांति महसूस करती है। ये प्लेजर नहीं, ये फुलफिलमेंट है, संतोषपूर्ण पूर्णता। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ लेने से हटाकर देने की ओर मोड़ते हैं तो दुख का स्वरूप बदल जाता है। जीवन का सबसे गहरा उद्देश्य है दुनिया को थोड़ा बेहतर देना जितना हमने पाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि महत्वाकांक्षा छोड़ दें, बल्कि अपने प्रयासों को मीनिंग से जोड़ें। अगर आप सीख रहे हैं क्या मैं इस ज्ञान से किसी और की मदद कर सकता हूँ, जब फोकस सिर्फ मैं से हटकर हम पर आ जाता है तो दुख हल्का होने लगता है। याद रहे, दुख अनिवार्य है, पर अतिरिक्त दुख वैकल्पिक है। हम उसे बढ़ाते हैं जब हम अस्थायी सुख को स्थायी सुख समझ लेते हैं। हम अपनी पहचान को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं। हम तुलना और प्रतिस्पर्धा में खुद को मापते रहते हैं, पर हम उसे कम कर सकते हैं जब हम अपने मूल्यों को पुनः परिभाषित करें। हम उद्देश्यों को केंद्र में रखें, हम योग्यता को प्राथमिकता दें। याद रखिए, खुशी कोई गणितीय समीकरण नहीं है जिसे हल किया जा सके, ये एक दिशा है जिसे रोज चुना जाता है। आज एक निर्णय लें, आज आप जो भी खर्च करें, चाहे वो समय हो या पैसा, उससे पहले खुद से पूछिए क्या ये मुझे सिर्फ प्लेजर देगा या लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट। लेकिन अगर प्लेजर और एंजॉयमेंट अलग है तो असली आनंद आखिर है क्या और क्यों हम अक्सर गलत को चुन लेते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11, प्लेजर एंड एंजॉयमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ चीजें आपको तुरंत अच्छा महसूस कराती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही चीज आपको खालीपन दे जाती है? और कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जो शुरुआत में मुश्किल लगती है लेकिन बाद में आपको गहरी संतुष्टि देती है। असल फर्क यही है प्लेजर और एंजॉयमेंट का। हमारा समाज हमें लगातार ये सिखाता है कि खुश रहने के लिए हमें ज्यादा अनुभव, ज्यादा चीजें और ज्यादा मनोरंजन चाहिए, लेकिन असल में ज्यादातर लोग जो चीजें को खुशी समझते हैं वो सिर्फ प्लेजर होती है। अब प्लेजर का मतलब है ऐसी चीजें जो तुरंत आपके इंद्रियों को अच्छा महसूस कराए, जैसे स्वादिष्ट खाना, मसाज, सोशल मीडिया पर लाइक्स या किसी नए गैजेट को खरीदना। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, ये आपको तुरंत अच्छा महसूस कराती, लेकिन वो एहसास बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। आज की दुनिया में प्लेजर की उपलब्धता पहले से कहीं ज्यादा है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, सोशल मीडिया हो, जंक फूड्स हो या ऑनलाइन शॉपिंग। ये सब चीजें डोपामिन का त्वरित झटका देती है। लेकिन यही समस्या है, जब हम लगातार प्लेजर के पीछे भागते हैं तो हमारा दिमाग उसी का
आदी हो जाता है। फिर धीरे धीरे वही चीजें जो पहले हमें खुश करती थी अब हमें सामान्य लगती है। इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। इसका मतलब है जितना ज्यादा प्लेजर मिलेगा उतना ही जल्दी वो सामान्य हो जाएगा और फिर हमें उससे ज्यादा चाहिए होगा। यही वजह है कि ज्यादा पैसा हमेशा खुशी नहीं देता, ज्यादा मनोरंजन भी खालीपन छोड़ सकता है। अब सवाल है, अगर प्लेजर असली खुशी नहीं देता तो खुशी कहाँ से आती है? तो उसका जवाब लेखक देते हैं एंजॉयमेंट्स। एंजॉयमेंट एक अलग प्रकार का अनुभव है। यह सिर्फ इंद्रियों का आनंद नहीं है बल्कि मन और ध्यान का अनुभव है। एंजॉयमेंट का मतलब है जब आप पूरी तरह किसी गतिविधि में डूब जाते हैं, जैसे कोई संगीत सीखना, किताबें पढ़ना, चित्र बनाना या कोई कौशल सीखना या किसी कठिन लक्ष्य पर काम करना। एंजॉयमेंट हमें 3 महत्वपूर्ण चीजें देता है। पहला, फोकस। जब आप किसी मीनिंगफुल काम में लगे होते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह उसी में रहता है, इससे मन भटकता नहीं। दूसरा, ग्रोथ। एंजॉयमेंट अक्सर उन गतिविधियों से आता है जो आपको थोड़ा चैलेंज देती है, इससे आप लगातार बेहतर बनते हैं। तीसरा, प्लेजर सिर्फ अच्छा महसूस कराता है लेकिन एंजॉयमेंट आपको अर्थ देता है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी किसी दिशा में बढ़ रही है। आज खुद से एक सवाल पूछे, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसमें समय का पता ही नहीं चलता? याद रहे, प्लेजर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और एंजॉयमेंट आपको डेवलप करता है। प्लेजर आपको पल भर खुशी करता है, एंजॉयमेंट आपको धीरे धीरे बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन एंजॉयमेंट का सबसे शक्तिशाली रूप क्या है? ऐसी कौन सी मानसिक अवस्था है जिसमें इंसान पूरी तरह डूब जाता है, जहां समय रुक सा जाता है और काम करना ही खुशी बन जाता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 12, फॉलो इज वेयर चैलेंजेस एंड स्किल मैच। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही न चला, न फोन याद रहा, न थकान महसूस हुई और जब आपने घड़ी देखी तो पता चला 2 घंटे कब गुजर गए, समझ ही नहीं आया? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप एक खास मानसिक अवस्था में थे। इसे कहते हैं फ्लो और यही वो अवस्था है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा खुश, रचनात्मक और जीवन को महसूस करता है। फ्लो एक मानसिक अवस्था है जिसमें आपका ध्यान पूरी तरह किसी गतिविधि में डूब जाता है। इस अवस्था में समय धीमा या तेज लगने लगता है, आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है, बाहरी दुनिया लगभग गायब हो जाती है। ये अनुभव अक्सर उन गतिविधियों में आता है जहां आपका कौशल यानी आपकी स्किल और चुनौती एक सही संतुलन में होते हैं। अगर काम बहुत ही आसान है तो आप बोर हो जाते हैं, अगर काम बहुत मुश्किल है तो आप घबराने लगते हैं। लेकिन जब चुनौती और कौशल बराबर हो तब पैदा होता है फ्लो। आज की तेज दुनिया में फ्लो की अवस्था मिलना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान लगातार डिस्ट्रैक्शन से टूट जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, मोबाइल का नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और लगातार मल्टीटास्क। इसी कारण हर कुछ मिनट में हमारा ध्यान टूट जाता है। लेखक कहते हैं कि फ्लो प्राप्त करने के 2 महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला, ऐसी गतिविधि चुने जिसे आप सच में पसंद करते हैं। फ्लो तभी आता है जब आप कोई काम सिर्फ आनंद के लिए करते हैं, ना कि पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए या दूसरों की प्रशंसा के लिए। फिर चाहे वो संगीत बजाना हो, पेंटिंग बनाना हो या लिखना हो या खेल खेलना या कोई नया कौशल सीखना। जब आप किसी काम को सच्चे प्रेम से करते हैं तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उसी में डूब जाता है। दूसरा, चुनौती का स्तर धीरे धीरे बढ़ाएं। फ्लो तब पैदा होता है जब चुनौती आपके कौशल से थोड़ा ऊपर होती है। अगर चुनौती बहुत ही आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत कठिन है तो आप डर जाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे कठिनाइयों को बढ़ाना। मान लीजिए अगर आप चेस सीख रहे हैं तो पहले आसान खिलाड़ियों से खेलें, फिर धीरे धीरे मजबूत खिलाड़ियों से खेलें। इस तरह आपका कौशल बढ़ेगा और फ्लो की संभावना भी। फ्लो सिर्फ एक अच्छा अनुभव नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता बदल सकता है। जब आप नियमित रूप से फ्लो का अनुभव करते हैं तो आपका ध्यान मजबूत होता है, आप लंबे समय तक किसी काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, आपकी क्षमता बढ़ती है क्योंकि फ्लो अक्सर सीखने और अभ्यास के दौरान आता है। इससे आपका कौशल लगातार बेहतर होता है, आपकी खुशी गहरी होती, प्लेजर अस्थायी होता है, लेकिन फ्लो से मिलने वाला एंजॉयमेंट गहरा और स्थायी होता है। आज अपने आप से ये पूछिए कि कौन सी गतिविधि है जिसे करते समय आपका समय का पता ही नहीं चलता। फ्लो हमें सिखाता है कि खुशी कोई चीज नहीं जो बाहर से मिलती है, बल्कि खुशी पैदा होती जब हम किसी अर्थपूर्ण गतिविधि में पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम पूरी जिंदगी खुशी को ही अपना लक्ष्य बना लें? क्या हम सच में खुश हो जाएंगे या फिर हम एक
अंतहीन दौड़ में फंस जाएंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक चौंकाने वाली सच्चाई कि हैप्पीनेस शायद वो चीज नहीं है जिसे हम समझते हैं। चैप्टर 13, हैप्पीनेस इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट एंड इट डजंट रियली एग्जिस्ट। क्या होगा अगर आपको पता चले कि खुशी कोई स्थायी चीज नहीं और शायद जिस चीज का हम जीवन भर पीछा करते हैं वो वास्तव में एक भ्रम है। आधुनिक समाज हमें एक कहानी सुनाता है। ये कहानी कहती है अगर आपके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा आराम होगा तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने आसपास देखें तो हमें एक अजीब सच्चाई दिखाई देती है। बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ है वो भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति रात भर अपने कमरे में बैठा है, टेबल पर महंगा लैपटॉप, दीवार पर बड़ी सी टीवी, फोन पर सैकड़ों नोटिफिकेशन, लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी है और वो सोच रहा है इतना सब होने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। यही वो पल है जहाँ हमें समझ आता है कि खुशी सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती। जब हम खुशी को एक लक्ष्य बना देते हैं तो हम एक खतरनाक चक्र में फंस जाते हैं। ये चक्र कुछ ऐसा होता है हम उसे तोड़ ही नहीं पाते। हम कुछ चाहते हैं, उसे हासिल करते हैं, कुछ समय के लिए अच्छा महसूस भी करते हैं, फिर वही खुशी कम हो जाती और फिर हमें कुछ और चाहिए। इसे डिजायर साइकिल कहा जाता है। इसे ऐसे समझो, मान लीजिए आपने एक नया फोन खरीदा या कोई नई कार ली या कोई नई उपलब्धि हासिल की। हाँ, इन सब का कुछ दिनों तक उत्साह रहता है, लेकिन फिर वही सामान्य लगने लगता है और फिर हम सोचते हैं अब अगली चीज क्या है। यही कारण है कि खुशी का लगातार पीछा करना हमें थका देता है। अगर खुशी स्थायी नहीं है तो हमें जीवन में क्या तलाश करना चाहिए? उसका उत्तर है मीनिंग और पर्पस। जब हम किसी अर्थपूर्ण काम में लगे होते हैं तो हमें खुशी का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। खुशी खुद ही उस काम का साइड इफेक्ट बन जाती है, जैसे किसी समस्या को हल करना, किसी की मदद करना, कोई नया कौशल सीखना, कुछ बनाना या सर्जन करना। असल में जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य है समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना, क्योंकि हर समस्या हमें बेहतर बनाती है और जब हम किसी चुनौती से गुजरते हैं तो उसके बाद मिलने वाली संतुष्टि कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसीलिए एक नया दृष्टिकोण अपनाइए। खुशी का पीछा मत कीजिए, इसके बजाय एक ऐसा जीवन बनाइए जिसमें अर्थ, उद्देश्य और विकास हो। खुशी फिर अपने आप आएगी। आज खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं? आज उसी समस्या का पहला छोटा कदम उठाइए। छोटी चीजें ही असली संतुष्टि पैदा करती। लेकिन अगर खुशी स्थायी नहीं है तो क्या हमें अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए या फिर लक्ष्य भी एक भ्रम है? अगले अध्याय में हम जानेंगे एक दिलचस्प विचार, लाइफ गोल्स शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं जितना हम सोचते हैं। चैप्टर 14, लाइफ गोल्स आर इररिलेवेंट, सो सेट अ लाइफ गोल। क्या आपने कभी सोचा है अगर आप अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल भी कर लें तो क्या सच में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी या फिर कुछ समय बाद आप फिर से वही सवाल पूछेंगे, अब आगे क्या? सच ये है कि कई लोग अपना पूरा जीवन लक्ष्यों का पीछा करते हुए बिताते हैं, लेकिन असली संतुष्टि किसी लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं होती बल्कि उस यात्रा में होती है जो उस समय की ओर ले जाती। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य है। अक्सर हमें बताया जाता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें एक बड़ा लक्ष्य चाहिए, जैसे एक सफल कैरियर या आर्थिक स्वतंत्रता या कोई बड़ा सपना। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। कई बार जब लोग अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो उन्हें कुछ समय बाद खालीपन महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ मंजिल पर ध्यान दिया होता है, यात्रा पर नहीं। कई लोग अपनी पूरी पहचान अपने लक्ष्य से जोड़ लेते हैं, जैसे कि अगर मैं एक नौकरी नहीं पा सका तो मैं असफल, अगर मैं करोड़पति नहीं बन सका तो मेरी जिंदगी बेकार है। ये सोच खतरनाक हो सकती है क्योंकि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो व्यक्ति को लगता है कि उसकी पूरी पहचान टूट गई, और अगर लक्ष्य पूरा हो भी गया तो नया खालीपन पैदा हो सकता है। यही वजह है कि सिर्फ लक्ष्य पर आधारित जीवन अक्सर अस्थिर होता है। तो क्या हमें लक्ष्य बनाने ही नहीं चाहिए? लेखक कहते हैं बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य को एक कंपास की तरह समझिए। कंपास दिशा देता है लेकिन वो खुद मंजिल नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना तो असली लाभ सिर्फ किताब प्रकाशित करना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया में आप नई चीजें सीखते हैं, अपनी सोच
स्पष्ट करते हैं, अनुशासन को विकसित करते हैं। यही वास्तविक परिवर्तन है। एक अच्छा जीवन लक्ष्य 3 विशेषताओं वाला होना चाहिए। पहला, व्यक्तिगत अर्थ। आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरा, विकास। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको बेहतर इंसान बनाए। तीसरा, लचीलापन। जैसे जैसे आप बदलते हैं वैसे वैसे आपका लक्ष्य भी बदल सकता है और यही पूरी तरह सामान्य है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य है दुनिया घूमना। यात्रा के दौरान वह नए लोगों से मिलता है, नई संस्कृतियां देखता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका असली जुनून है लोगों की कहानियां लिखना। इस तरह एक लक्ष्य दूसरे नए लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपको किसी चीज से डर नहीं लगता तो आप अपने जीवन में कौन सा बड़ा लक्ष्य चुनेंगे? उसे लिखिए और उस दिशा में एक छोटा कदम तय कीजिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर हमारे पास एक जीवन लक्ष्य है तो उसे हासिल करने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन क्या है? प्रेरणा या कुछ और? अगले अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो लगभग एक सफल व्यक्ति जानता है। चैप्टर 15, When you come up with a new life goal, immediately turn it into a daily habit। क्या आपने कभी महसूस किया है, हम अक्सर बड़े लक्ष्य तय करते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही लक्ष्य धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सच्चाई ये है कि सपने जीवन नहीं बदलते, आदतें बदलती है। अगर कोई लक्ष्य आपकी रोज की आदत नहीं बनता तो वो सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए उन्हें बहुत ही बड़ा बदलाव करना होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने तय किया कि उसे हेल्दी बनना है और वो अचानक तय करता है रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, सख्त डाइट शुरू करूंगा और पूरी जीवन शैली बदल दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका उत्साह कम होने लगता है क्योंकि ये बदलाव बहुत ही बड़ा और अचानक होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लक्ष्य लंबे समय तक टिक नहीं पाते। कई लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए उन्हें सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन एक अस्थायी ऊर्जा है। कल्पना करें, रात में आपने एक प्रेरणादायक वीडियो देखा, आपको अचानक लगता है कि आप अपनी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन अगले दिन सुबह अलार्म बजता है और आप फिर स्नूज कर दबा देते हैं। यही मोटिवेशन की सच्चाई है। ये आपको शुरू करने में मदद करती है लेकिन लगातार चलने में नहीं। लेखक कहते हैं कि असली शक्ति हैबिट्स में है। जीवन में इसलिए बदलाव का रहस्य है हैबिट्स, यानी आदत। जब कोई काम आपकी रोज की दिनचर्या में बन जाता है तो उसे करने के लिए आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी लक्ष्य को आदत में बदलने के लिए 3 आसान कदम है। पहला, लक्ष्य को छोटे कदम में बदलें। अगर कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे दैनिक कामों में बांट दें। अगर आपने तय किया है कि मैं फिट होना चाहता हूँ तो रोज 10 मिनट वॉक करें। मुझे किताब लिखनी है तो रोज सिर्फ 250 शब्द लिखें। दूसरा, इसे रोज एक ही समय पर करें। आदतें तब मजबूत बनती है जब वो रूटीन बन जाती। तीसरा, इसे जीवन का हिस्सा बना दें। जब कोई काम आपकी पहचान बन जाता है तो उसे करना आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जीवन में बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता, ये आता है छोटे छोटे दैनिक कदमों से। कल्पना करें, एक छोटी बर्फ की गेंद पहाड़ से लुढ़कना शुरू करती है। धीरे धीरे वो और बर्फ इकट्ठा करती जाती है और अंत में एक विशाल स्नोबॉल बन जाती है। ठीक वैसे ही छोटी छोटी आदतें समय के साथ आपकी जिंदगी बदल देती है। आज अपने किसी बड़े लक्ष्य को लिखिए और उसे 5 मिनट की दैनिक आदत में बदल दीजिए। लेकिन यहाँ एक मजबूत सवाल उठता है, अगर हमें नई आदत बनानी है तो उसे शुरुआत करना आसान कैसा बनाएं? अगले अध्याय में हम जानेंगे एक शक्तिशाली सिद्धांत जिसे जानकर नई आदत बनाना आसान हो जाता है। चैप्टर 16, It's much easier to build new habits when you make them obvious and attractive। कभी सोचा है कुछ आदतें अपने आप क्यों बन जाती है जबकि कुछ आदतें लाख कोशिश करने के बाद भी टिकती नहीं? सच ये है कि समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं होती, समस्या ये होती है कि आपने अपनी आदतों को दिखाई देने वाला और आकर्षक नहीं बनाया। हम अक्सर नई आदत शुरू नहीं करते और हम अक्सर नई आदत शुरू करते समय एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि बस निर्णय ले लिया, अब ये आदत अपने आप बन जाएगी। लेकिन व्यवहार का परिवर्तन इतना सरल नहीं होता। हमारा दिमाग आदतों को संकेत और इनाम के आधार पर बनाता है। अगर कोई आदत दिखाई नहीं देती, याद नहीं रहती या आकर्षक नहीं लगती तो हमारा दिमाग उसे जल्द भूल जाता है। कल्पना करें, आपने तय किया है कि आप रोज किताब पढ़ेंगे, लेकिन किताब
अलमारी के अंदर रखी हुई है। शाम को जब आप सोफे पर बैठते हैं तो आपके सामने सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की चमक दिखाई देती। नतीजा, आप किताब नहीं पढ़ते और मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। ये इच्छा शक्ति की समस्या नहीं है, ये एनवायरनमेंट की समस्या है। हमारा दिमाग हर काम को आसान बनाने की कोशिश करता है, इसलिए वो उन आदतों को चुनता है जो सबसे आसानी से दिखाई देती। अगर आपके सामने मोबाइल है, जंक फूड है या टीवी रिमोट है तो आपका दिमाग उसी दिशा में जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग नई आदतें शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि पुरानी आदतें उनके वातावरण में पहले से मौजूद होती है। लेखक कहते हैं कि नई आदत बनाने का पहला नियम है उसे इतना स्पष्ट बना दो कि उसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाए। इसे हैबिट्स अवेयरनेस भी कहा जा सकता है। पहला कदम है अपनी मौजूदा आदतों को पहचानना। उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, चाय पीते हैं या टहलने जाते हैं? जब आप अपनी दिनचर्या को पहचान लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी रोक रही है। नई आदत बनाने के लिए 3 आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दें। दूसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपना वातावरण नई आदत के अनुकूल तैयार करें। तीसरा, हैबिट्स अट्रैक्शन। नई आदत को थोड़ा मजेदार बना दें। हमारा दिमाग डोपामिन से प्रेरित होता है। अगर कोई काम हमें अच्छा महसूस कराता है तो हम उसे दोहराना चाहते हैं। अगर आपको वर्कआउट करना कठिन लगता है तो आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ वर्कआउट करते समय सुन सकते हैं। इससे आपका दिमाग वर्कआउट को एक सकारात्मक अनुभव से जोड़ देगा। याद रहे, आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनती, वे बनती है संकेत, रूटीन और इनाम के संयोजन से। जब आप आदत को स्पष्ट बनाते हैं, उसे आकर्षक बनाते हैं और उसे रोज दोहराते हैं तो धीरे धीरे वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। आज अपने कमरे में एक छोटा प्रयोग करें। ऐसी एक चीज चुनिए जो आपकी नई आदत को याद दिलाए। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। क्या होगा अगर सिर्फ 1% सुधार हर दिन किया जाए? क्या इतने छोटे बदलाव वास्तव में जीवन बदल सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे बदलाव वर्षों में असाधारण परिणाम बन जाते हैं। चैप्टर 17, चेंजेस दैट सीम स्मॉल एंड इम्प्रूवमेंट एट फर्स्ट विल कंपाउंड इनटू रिमार्केबल रिजल्ट्स इफ यू आर विलिंग टू टिक विद देम फॉर ईयर्स। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं तो 1 साल बाद आप कितने बदल चुके होंगे। और अगर रोज सिर्फ 1% खराब आदतें दोहराते रहें तो सोचिए आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति। छोटे बदलाव जो धीरे धीरे एक विशाल परिणाम बन जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए हमें बड़े बदलाव करने होंगे, अचानक नई लाइफ स्टाइल अपनाना, कठोर डाइट शुरू करना या रोज 5 घंटे पढ़ाई करना। लेकिन असलियत कुछ और है। जीवन के बड़े परिणाम अक्सर छोटे छोटे दैनिक फैसलों से बनते हैं। कल्पना करें, आप एक छोटी सी बर्फ की गेंद को पहाड़ के नीचे धकेलते हैं। शुरुआत में वो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो गुड़कती है उस पर और बर्फ चिपकती जाती है। कुछ समय बाद वही छोटी गेंद एक विशाल गोला बन जाती है। आदतें भी ठीक इसी तरह काम करती है। समस्या ये है कि हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है। अगर हमें तुरंत फायदा नहीं दिखता तो हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार है। अगर कोई व्यक्ति रोज 10 मिनट पढ़ाई शुरू करता है तो पहले कुछ दिन में उसे कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा। इसी कारण बहुत से लोग जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर बड़े बदलाव धीरे धीरे जमा होते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ। हर आदत के पीछे एक सरल चक्र काम करता है, जैसे हैबिट लूप कहा जाता है। इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला, EQ, कोई संकेत जो आदत को शुरू करता है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन। सेकंड, क्विंग, संकेत के बाद दिमाग में इच्छा पैदा होती है, देखूं किसका मैसेज आया है। थर्ड, रेस्पॉन्स, आप फोन उठाते हैं और नोटिफिकेशन खोलते हैं। फोर्थ, रिवॉर्ड, आपको नई जानकारी मिलती है और आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया एक मजबूत आदत बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती है। हर छोटा काम एक वोट है उस व्यक्ति के लिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप धीरे धीरे लेखक बनते हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति बनते हैं। कल्पना करें, आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। पहले दिन कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन महीनों और वर्षों बाद एक छोटा सुधार एक विशाल परिवर्तन बन जाता है। इसी तरह
छोटी बुरी आदत भी धीरे धीरे जीवन को बिगाड़ सकती है। इसीलिए ध्यान हमेशा छोटे दैनिक सुधारों पर होना चाहिए। आज आप अपनी किसी एक आदत को चुनिए और उसमें सिर्फ 1% सुधार करने का तरीका खोजिए। याद रहे, जीवन में परिवर्तन एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि हजारों छोटे फैसलों से जमा होने से होता है। हर छोटा कदम आपके भविष्य की दिशा तय करता है। लेकिन अगर आदतें इतनी शक्तिशाली है तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी नई आदतें लंबे समय तक टिकी रहे। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक शक्तिशाली नियम कैसे बनाएं। चैप्टर 18, इफ यू वांट new behaviors to become lasting habits, make them both easy and satisfying to accomplish this। क्या आपने कभी सोचा है, हम नई आदतें शुरू तो कर देते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद छोड़ क्यों देते हैं? सच्चाई ये है कि ज्यादातर आदतें इसलिए नहीं टूटती क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए टूटती है क्योंकि वे बहुत ही कठिन और बिना संतोष की होती है। अगर कोई आदत आसान और तुरंत संतोष देने वाली हो तो वो लंबे समय तक टिक सकती है। जब हम कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो अक्सर हम बहुत ही बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं, जैसे कि रोज 5 किलोमीटर दौड़ना, रोज 2 घंटे पढ़ाई करना, रोज 1 घंटा ध्यान करना। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा लिस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता चुनता है। अगर कोई काम कठिन लगता है तो हमारा दिमाग उसे टालने की कोशिश करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। कल्पना करें, सुबह का समय, अलार्म बजता है और बाहरी हल्की ठंडी हवा है। आप सोचते हैं आज दौड़ने जाऊं या बिस्तर में ही रहूं। अगर आदत बहुत कठिन है तो आपका दिमाग तुरंत कहेगा आज रहने दो। और यही वो पल है जहां अधिकतर आदतें टूट जाती है। नई आदत शुरू करने का सबसे कठिन हिस्सा है शुरुआत। अगर शुरुआत ही कठिन हो तो हमारा दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं लेकिन गिटार अलमारी में बंद है और आपको उसे निकालने में समय लगता है तो आप शायद उसे रोज नहीं बजाएंगे। लेकिन अगर वही गिटार आपके सोफे के पास रखा हो तो संभावना बढ़ जाती कि आप उसे उठाकर कुछ मिनट बजा लें। यही है एनवायरनमेंट डिजाइन की शक्ति। नई आदत शुरू करने का एक शक्तिशाली तरीका है 2 मिनट रूल। इसका मतलब है किसी भी नई आदत को इतना छोटा बना दें कि वो 2 मिनट में शुरू हो सके। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 2 मिनट किताब को खोलना है। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेच करना है। अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 1 वाक्य लिखना है। ये छोटा कदम आपके दिमाग को संकेत देता है कि ये काम आसान है और एक बार शुरू हो जाए तो अक्सर हम उससे ज्यादा करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि आदत को टिकाने के लिए एक और चीज जरूरी है, तुरंत संतोष। हमारा दिमाग ऐसी चीजों को जल्दी अपनाता है जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराती है। अगर आप एक हैबिट ट्रैकर रखते हैं और हर दिन अपनी आदत के सामने राइट लगाते हैं तो ये छोटा चिन्ह आपको एक संतोष देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई आदतें लंबे समय तक टिके, 3 बातों को ध्यान रखें। पहला, शुरुआत आसान बनाएं। इतना छोटा कदम रखें कि बहाना बनाना मुश्किल हो जाए। दूसरा, वातावरण को तैयार करें। ऐसा माहौल बनाएं जो नई आदत को आसान बनाए। तीसरा, तुरंत संतोष जोड़ें। छोटी उपलब्धियों को पहचानें और खुद को छोटा इनाम दें। जब आदतें आसान और संतोषजनक बन जाती है तो वे धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। आज एक छोटी सी आदत चुनिए, उसे इतना छोटा बना दीजिए कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से कम समय लगे। फिर अगले 7 दिन उसे लगातार दोहराइए। लेकिन अगर नई आदतें आसान बनानी है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी सुबह ही पूरे दिन की दिशा तय कर दे? अगले अध्याय में हम जानेंगे एक शक्तिशाली सुबह की रणनीति, 20-20-20 फॉर्मूला, जो आपकी सुबह को जीवन बदलने वाली शुरुआत बना सकता है। चैप्टर 19, वेक अप अर्ली एंड यूज द 20-20-20 फॉर्मूला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह के पहले 60 मिनट पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं? अगर सुबह की शुरुआत मोबाइल स्क्रॉल से होती है तो दिन के आगे का पल भी अक्सर बिखरा हुआ महसूस होता है। लेकिन अगर वही सुबह ऊर्जा, स्पष्टता और सीखने से शुरू हो तो वही दिन पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी सुबह को एक लाइफ डिजाइन सिस्टम की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इस अध्याय में हम सीखेंगे एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका, 20-20-20 फॉर्मूला, जो आपकी सुबह को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन सुधारने वाला रूटीन बना सकता है। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सुबह की ताजगी। सुबह उठने के बाद हमारा दिमाग अपेक्षाकृत शांत होता है। न अभी तक काम का दबाव आया है, न दिन भर की भागदौड़। इस समय हम अपने दिन की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन में सुबह
अक्सर इस तरह शुरू होती है, मोबाइल नोटिफिकेशन के साथ, ईमेल के साथ या सोशल मीडिया के साथ। बहुत से लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या सिर्फ उठने की नहीं है, समस्या है सुबह का उद्देश्य। अगर उठने के बाद कोई स्पष्ट योजना नहीं है तो बिस्तर छोड़ना कठिन लगता है। इसके अलावा एक और कारण है नींद की कमी। अगर आप देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर रहते हैं तो सुबह जल्दी उठना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए सुबह की दिनचर्या रात की आदतों से शुरू होती है। 20-20-20 फॉर्मूला आपकी सुबह के पहले 60 मिनट को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है। हर हिस्सा आपके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को मजबूत करता है। पहले 20 मिनट मूवमेंट। पहले के 20 मिनट में सुबह के पहले 20 मिनट आपके शारीरिक गतिविधि के लिए रखें। ये हो सकता है तेज चलना, हल्का वर्कआउट, योगा या स्ट्रेचिंग। जब आप शरीर को सक्रिय करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन छोड़ता है। ये आपके मूड और ऊर्जा को बढ़ाता है। सेकंड, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्शन। अब समय है अपने मन को शांत करने का। इन 20 मिनट में आप कर सकते हैं जर्नलिंग, मेडिटेशन या अपने दिन की योजना बनाने का काम। ये समय आपको ये सोचने का अवसर देता है कि आज का आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। थर्ड, आखिरी 20 मिनट लर्निंग। सुबह का अंतिम हिस्सा सीखने के लिए रखें, जिसमें आप कर सकते हैं किताबों को पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, कोई नई स्किल सीखना। सुबह की ये सीख धीरे धीरे आपके ज्ञान और सोच को बढ़ाती है। समय के साथ ये छोटी आदत एक बड़ा कंपाउंड इफेक्ट पैदा करती है। जब आप रोज इन 3 चीजों से दिन की शुरुआत करते हैं तो शरीर की ऊर्जा, मन की स्पष्टता और ज्ञान की वृद्धि होती है। तो आपका पूरा दिन जरा संतुलित और उत्पादक हो जाता है। लेकिन याद रखें, यह परफेक्शन का खेल नहीं है। अगर कभी कोई दिन पूरे 60 मिनट न मिले तो भी छोटा संस्करण रखें, क्योंकि महत्वपूर्ण है निरंतरता। कल सुबह एक छोटा प्रयोग करें। अलार्म के बाद पहले 20 मिनट मोबाइल न छुएं। इसके बजाय कोई एक छोटा मोमेंट या रिफ्लेक्शन अभ्यास करें और फिर देखें दिन कैसा महसूस होता है। याद रहे, सुबह की दिनचर्या आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप दिन की शुरुआत सचेत रूप से करते हैं तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, अगर आप नई आदत शुरू कर भी लें तो उसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक शक्तिशाली सिद्धांत, कैसे मोमेंटम आपकी आदतों को लगातार आगे बढ़ाता है। चैप्टर 20, क्रिएट अ रूटीन यू कैन स्टिक टू सो यू वॉन्ट यूज योर मोमेंटम। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं, जैसे जिम जाना, पढ़ना या सुबह जल्दी उठना, तो शुरुआत में सब अच्छा चलता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रफ्तार टूट जाती है। असल समस्या अनुशासन की नहीं होती, समस्या ये होती है कि हमने ऐसा रूटीन नहीं बनाया जो लंबे समय तक टिक सके। और जब रूटीन नहीं टिकता तो मोमेंटम भी टूट जाता है। कल्पना कीजिए, एक बर्फ का गोला पहाड़ी के नीचे गुढ़क रहा है। शुरुआत में वो छोटा होता है, लेकिन हर घुमाव के साथ उस पर और बर्फ चिपकती जाती है। धीरे धीरे वो एक विशाल गोले में बदल जाता है। पहाड़ी से लुढ़कती बर्फ की सरसराहट और हर सेकंड बढ़ता उसका आकार जीवन में आदतें भी इसी तरह काम करती है। जब आप लगातार एक ही अच्छी आदत को दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका मोमेंटम बनता है और ये समय के बाद सही निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाता है। मोमेंटम का सबसे कठिन हिस्सा है शुरुआत। जब कोई आदत नहीं होती है तो हमारा दिमाग उसे एक अतिरिक्त मेहनत की तरह देखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका लक्ष्य है सप्ताह में 3 बार जिम जाना। पहले दिन आप बहुत ही उत्साहित होते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे दिन दिमाग कहता है आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। यही वो पल है जहां अधिकांश लोग अपनी आदत को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें परफेक्शन को निरंतरता से ज्यादा महत्व दिया होता है। सफल लोग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझते हैं, कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन से ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका लक्ष्य है रोज 30 मिनट दौड़ना और किसी दिन आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, तो क्या करना चाहिए? दौड़ छोड़ देना है या 10 मिनट दौड़ लेना है? इसका सही उत्तर है 10 मिनट दौड़ लेना है, क्योंकि जब आप आदत को जारी रखते हैं तो आपका मोमेंटम बना रहता है। एक ऐसा रूटीन बनाने के लिए जो लंबे समय तक टिके, 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, सिंपल रूटीन। रूटीन जितना सरल होगा उतना टिकेगा। बहुत जटिल योजनाएं अक्सर जल्दी टूट जाती है। सेकंड, फिक्स टाइम। आदत को एक निश्चित समय से जोड़ें। थर्ड, आइडेंटिटी कनेक्शन। जब आदत आपकी पहचान बन जाती है तो उसे निशाना बनाना आसान होता है, यानी
उसे निभाना आसान हो जाता है। मैं जिम जाता हूँ की जगह कहिए मैं एक फिट इंसान हूँ। जब आपका रूटीन लगातार चलता रहता है तो धीरे धीरे निर्णय लेना आसान हो जाता है। आपको हर दिन नया निर्णय नहीं लेना पड़ता, आपका रूटीन आपके लिए निर्णय लेता है और यही है मोमेंटम की असली शक्ति। छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। आज अपनी एक आदत चुनिए, उसे इतना छोटा बना दीजिए कि उसे हर दिन निभाना आसान हो जाए। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या होगा अगर आपका मोमेंटम इतना मजबूत हो जाए कि आप अपनी सीमाओं को भी पार करने लगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे मोमेंटम आपको आपकी सीमाओं से आगे धकेल सकता है। चैप्टर 21 यूज मोमेंटम टू पुश थ्रू योर लिमिट्स इवन इफ यू हैव टू ट्रिक्स योरसेल्फ एट फर्स्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारी शक्ति नहीं होती बल्कि हमारा दिमाग होता है। और अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा चालाकी से धोखा दे दें तो आप अपनी सोच से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसे लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे एक मोमेंटम बनता है। ये वो स्थिति है जब कोई काम करने के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कल्पना कीजिए एक धावक ट्रैक पर दौड़ रहा है। पहले कुछ कदम भारी लगते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद उसकी सांसें एक लय में आ जाती है और शरीर खुद ही दौड़ने लगता है। यही है मोमेंटम की ताकत। हर इंसान की एक सीमा होती है, चाहे वो वर्कआउट हो, दौड़ना हो, लिखना हो या कोई नया कौशल सीखना। एक समय ऐसा आता है जब शरीर और दिमाग दोनों कहते हैं बस अब और नहीं। यही वो जगह है जहाँ अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सीमा पार करने का तरीका बहुत ही साधारण होता है, छोटा बदलाव। उदाहरण के लिए देखिए, एक बॉडी बिल्डर जब अपनी सीमा तक पहुँच गया तो उसने एक छोटी चाल अपनाई। उसने अपने शरीर की पोजीशन को थोड़ा बदल दी और अचानक वो कुछ और रिपीटेशन कर पाया। इसी तरह जीवन में भी छोटे बदलाव हमें आगे बढ़ा सकते हैं। अगर दौड़ते समय थकान हो तो रास्ता थोड़ा आसान कर लें। अगर लिखते समय रुक जाएं तो विषय बदलकर कुछ पंक्तियां लिखें। अगर डाइट मुश्किल लगे तो छोटे छोटे बदलाव करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपको रुकने से बचाते हैं। जब आपका मोमेंटम बन जाता है तो आपको बस उसे जारी रखना होता है, क्योंकि हर अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है। अगर आप रोज वर्कआउट करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, नींद बेहतर होती है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन सकारात्मक दिशा में जाने लगता है। याद रहे, सीमा का मतलब अंत नहीं होता, सीमा का मतलब होता है कि आप विकास के करीब हैं। जब आप छोटे बदलाव करते हैं, मोमेंटम बनाए रखते हैं और हार नहीं मानते तो धीरे धीरे आप अपनी सीमाओं को पार कर लेते हैं और यही सच्चा व्यक्तिगत विकास है। आज अपने किसी लक्ष्य के बारे में सोचिए। जब आप अगली बार थक जाएं तो रुकने से पहले सिर्फ 5 मिनट और जारी रखें। कभी कभी यही 5 मिनट आपका मोमेंटम बचा लेते हैं। याद रहे, सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग में होती है। मोमेंटम बनाकर और छोटे बदलाव अपनाकर हम उनसे आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक शक्तिशाली सिद्धांत। चैप्टर 22 द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है, हम जानते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपना समय उन चीजों में खर्च कर देते हैं जो सच में मायने ही नहीं रखती। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास लक्ष्य है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सच में उन पर ध्यान दे रहे हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट समय की कमी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है ध्यान का बिखर जाना। हमारे दिन का बड़ा हिस्सा छोटी छोटी चीजों में निकल जाता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया, अचानक आने वाले काम। कल्पना कीजिए, आप लैपटॉप पर एक महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, लेकिन तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन की टिंग आवाज आती है। आप उसे देखने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। यही वो जगह है जहां हमारी ऊर्जा और समय धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। समस्या ये है कि हम अक्सर तत्काल काम और महत्वपूर्ण काम में फर्क नहीं कर पाते। इसे ऐसे समझिए, आपको एक ईमेल का जवाब देना है, जरूरी लग सकता है, लेकिन क्या वो आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? शायद नहीं। इसी तरह दिन भर व्यस्त रहना ये साबित नहीं करता कि
कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई बार व्यस्तता सिर्फ उत्पादकता का भ्रम होती है। जीवन में सही दिशा बनाए रखने के लिए 3 आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, बी प्रोडक्टिव। जीवन को सिर्फ परिस्थितियों पर छोड़ देना आसान है, लेकिन सफल लोग अपनी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे खुद पहल करते हैं। सेकंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह सिद्धांत बहुत ही सरल है। हर दिन सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पूरा करें। अगर दिन की शुरुआत महत्वपूर्ण काम से होती है तो आपका ध्यान सही दिशा में बना रहता है। जीवन की एक और महत्वपूर्ण सच्चाई है कि जीवन सीमित है, हमारा समय अनंत नहीं है। इसीलिए हमें हर दिन ये तय करना पड़ता है कि हम अपनी ऊर्जा किस चीज में निवेश करेंगे। कल्पना करें, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक आसान है लेकिन कहीं नहीं जाता, दूसरा कठिन है लेकिन वही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाता है। यही वो पल है जहां आपकी प्राथमिकताएं आपका भविष्य तय करती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि जीवन में क्या सच में महत्वपूर्ण है, तो बहुत सी चीजें अपने आप महत्वहीन लगने लगती है। आप सीख जाते हैं ना कहना, समय बचाना और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना, और धीरे धीरे आपका जीवन अधिक स्पष्ट और संतुलित हो जाता है। आज एक छोटा अभ्यास करें, कागज पर लिखिए आपके जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं क्या है। फिर देखें क्या आपका दैनिक समय वास्तव में उन्हीं चीजों पर खर्च हो रहा है। लेकिन जीवन सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे जीतें। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक शक्तिशाली सिद्धांत जहां हर व्यक्ति की जीत संभव है। चैप्टर 23, वी आर मोर इफेक्टिव व्हेन वी कंसीडर वन अनदर। क्या जीवन वास्तव में एक प्रतिस्पर्धा है जहां एक व्यक्ति की जीत का मतलब दूसरे की हार है, या फिर सच ये है कि सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब दोनों पक्ष जीतते हैं। अगर हम सही तरीके से समझें तो जीवन का असली खेल विन विन सोच का है। हम अक्सर जीवन को एक 0 सम गेम की तरह देखते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो किसी दूसरे को हारना ही होगा, लेकिन वास्तव में वास्तविकता अलग है। व्यापार, रिश्तों और टीम वर्क में सबसे स्थायी सफलता तब मिलती है जब दोनों पक्षों को फायदा होता है। कल्पना कीजिए, एक टीम मैदान में खेल रही है। अगर हर खिलाड़ी सिर्फ खुद के लिए खेल रहा हो तो टीम जल्दी टूट जाएगी, लेकिन अगर हर खिलाड़ी एक दूसरे को पास देता है और मिलकर खेलता है तो पूरी टीम जीत सकती है। यही है सहयोग की ताकत। अधिकतर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे सुनने के बजाय तुरंत जवाब देने की तैयारी करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है तो हमारा दिमाग अक्सर सोच रहा होता है अब मुझे क्या कहना चाहिए। इसका परिणाम ये होता है कि हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति को समझ ही नहीं पाते और यहीं से गलतफहमियां शुरू हो जाती है। एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है एम्पैथिक लिसनिंग। इसका मतलब है सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि सच में समझने की कोशिश करना है। जब आप किसी व्यक्ति को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं तो 2 महत्वपूर्ण चीजें होती है। पहला, सामने वाला व्यक्ति सम्मान महसूस करता है। दूसरा, आप उसकी सोच को बेहद गहराई के साथ समझ पाते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई मित्र आपसे अपनी समस्या साझा कर रहा है। आप मोबाइल दूर रख देते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और चुपचाप उसकी बात सुनते हैं। यही क्षण विश्वास को मजबूत बनाता है। जब लोग एक दूसरे को समझते हैं और मिलकर काम करते हैं तो परिणाम अक्सर किसी एक व्यक्ति के प्रयास से कई हद तक बेहतर होते हैं। इसे कहते हैं सिनर्जी। ये वो स्थिति है जहां 2 या अधिक लोग मिलकर ऐसा परिणाम बना देते हैं जो अकेले संभव नहीं था। लेखक कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर रिश्ते होते हैं और अच्छे रिश्तों का आधार है सम्मान, समझ और सहयोग। जब हम दूसरों की सफलता को भी अपनी सफलता का हिस्सा मानते हैं तो जीवन कई हद तक संतुलित हो जाता है। आज एक छोटा अभ्यास करें। अगली बार जब कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो बीच में टोके बिना पूरी बात सुने, फिर देखें बातचीत का अनुभव कितना अलग महसूस होता है। याद रहे, सबसे प्रभावी लोग हमेशा दूसरों को हराने की कोशिश नहीं करते, वे ये समझते हैं कि साथ जीतना अकेले जीतने से बेहतर है। लेकिन एक और सवाल है, अगर हम अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण आदत सेल्फ केयर के बारे में। चैप्टर 24, नो गुड हैबिट विल स्टिक इफ यू आर नॉट
टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या आपने कभी महसूस किया है आपने नई आदतें शुरू की, वर्कआउट, पढ़ाई, ध्यान, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब कुछ टूट गया? शायद समस्या अनुशासन की नहीं थी, समस्या ये थी कि आपने खुद का ख्याल ही नहीं रखा। हम अक्सर सोचते हैं कि नई आदत बनाने के लिए हमें चाहिए ज्यादा मोटिवेशन, ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय, लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। अगर आपका शरीर और दिमाग थका हुआ है तो कोई भी अच्छी आदत लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती। कल्पना कीजिए आप रात भर जागते रहे, सुबह आंखें भारी है और शरीर सुस्त। ऐसे में क्या आप सच में उत्साह से वर्कआउट या पढ़ाई कर पाएंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि सेल्फ केयर हर आदत की नींव है। आज की दुनिया में एक गलत धारणा बहुत ही लोकप्रिय है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना सफल बनोगे, लेकिन ज्यादातर काम करना बिना आराम के आखिरकार हमें ले जाता है बर्नआउट की तरफ। बर्नआउट का मतलब है मानसिक थकान, भावनात्मक थकान और प्रेरणा की कमी। लेखक एक विचार को हमारे सामने रखते हैं, शार्पन द शो। इसका मतलब है अपने आप को नियमित रूप से रिचार्ज करना। जैसे लकड़ी काटने वाला अपनी आरी को तेज करता है लकड़ी काटने से पहले, वैसे ही हमें भी समय समय पर अपने शरीर और दिमाग को आराम देना पड़ता है। हमारे जीवन में 4 महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत होते हैं। पहला, फिजिकल एनर्जी, ये हमारे शरीर से जुड़ी है। इसे मजबूत रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज, अच्छा भोजन और पर्याप्त नींद जरूरी है। दूसरा, मेंटल एनर्जी, दिमाग को भी आराम और पोषण चाहिए। इसके लिए पढ़ना, सीखना और रचनात्मक गतिविधि मदद करती है। तीसरा, इमोशनल एनर्जी, हमारी भावनाएं भी ऊर्जा को प्रभावित करती है। अच्छे रिश्ते और सकारात्मक बातचीत इसे मजबूत बनाते हैं। चौथा, स्पिरिचुअल एनर्जी, ये जीवन के अर्थ से जुड़ी है और ये मिल सकती है मेडिटेशन, प्रकृति में समय बिताने से या किसी उद्देश्यपूर्ण काम से। कई लोग सोचते हैं कि खुद का ख्याल रखना सेल्फिशनेस है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अगर आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखते हैं तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। आज एक छोटा अभ्यास करें। अगले 7 दिनों तक हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। ये समय हो सकता है टहलने के लिए, पढ़ने के लिए या शांत बैठने के लिए, क्योंकि अच्छी आदतें तभी टिकती है जब आपका शरीर और मन ऊर्जा से भरे हो। इसीलिए याद रखें, सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, ये सफलता की बुनियाद है। अगर आपने यहाँ तक की ये यात्रा पूरी कर ली है तो शायद आपने एक बात समझ ली होगी कि जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं बाहरी दुनिया में नहीं होती, वे पैदा होती है हमारी सोच में, हमारी आदतों में और उस तरीके में जिससे हम जीवन को देखते हैं। आज हमने सीखा कैसे वर्तमान में जीना है, कैसे अपने ही बनाए हुए दुख से बाहर आना है, कैसे छोटी आदतें धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती है। और शायद अब आपको ये एहसास हो गया हो कि खुशी कोई चीज नहीं जिसे हम पकड़ सके, ये तो बस एक साइड इफेक्ट एक अर्थपूर्ण जीवन का। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस किताब में अभी और भी गहरे विचार छुपे हैं। ऐसे विचार जो आपको सिखाएंगे कैसे अपने डर को समझना है, कैसे अपने विश्वास को बदलना है और कैसे जीवन को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखना है। और ये सब हम जानेंगे अगले भाग में, जहां हम इस यात्रा को और गहराई से आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप सच में अपने मन, आदतों और जीवन को एक नए रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, एक नए स्तर पर समझना चाहते हैं, तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला भाग आपकी सोच को और भी गहराई से बदल सकता है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।